हेलो, कैसे हो बच्चों। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं हमारी मुलाकात हुए, या उससे भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मेरे को खुद को नहीं पता है। लेकिन मैं आज आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि हम आज इतने दिनों बाद क्यों मिल रहे हैं और अब हम आगे रेगुलर लेवल पे क्यों मिलते रहेंगे। मेरा एचसीएस का प्री का एग्ज़ाम था, वो मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर मेरे को एचसीएस मेंस के लिए तैयारी करनी थी। फिर मेरा 27, 28 और 29 इस जून को हमारा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। और उस मेंस के एग्ज़ाम के बाद जो मेरा ऑफिस वर्क था उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि मैंने पिछले कुछ 2-3 महीनों में जब मैं एचएस की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे अपने ऑफिस के काफ़ी सारे काम पेंडिंग छोड़ रखे थे। उन काम को पेंडिंग रहते हुए उसकी वजह से फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो वर्कलोड बाद में मैनेज करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसलिए ही मैं आपसे नहीं मिल पाया और ना कोई वीडियो अपलोड कर पाया। लेकिन जैसे ही अभी पिछले 2-3 दिनों में मैंने नोटिफिकेशन देखे हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, उसकी एग्ज़ाम डेट को लेके, तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि सर हम पैनिक महसूस कर रहे हैं, अब हम कैसा करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। और वीडियो, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा पर्पज़ कोई सब्सक्राइबर गेन करना या कोई ऐसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं कोई पैसा कमाना, या मेरा पर्पज़ है आपके पूरे हरियाणा के अंदर जो एक यूट्यूब का इकोसिस्टम बना हुआ है, या फिर कोई सेंटर लेवल पे भी कोई इकोसिस्टम बना हुआ है, उस इकोसिस्टम में हम सबकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। हम किसी को नीचा ना दिखाएं और हम अपने काम को बहुत ही डिफरेंटली, वैसे बहुत ही अलग तरीके से हम अपने काम को सबके सामने पेश करें, जिससे बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको हमारा काम देख के ये फील ना हो कि भाई ये हमसे डाउन है या ये हमसे अप है, बल्कि उनको ये महसूस हो कि हाँ ये भी एफ़र्ट लगा रहे हैं और हम भी एफ़र्ट लगा रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो मिड नवंबर में जाके शेड्यूल हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मैंने अपने सोर्सेज से लगा लो या फिर लेटर वगैरह बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, जो मैंने पता किया है वो ये पता चला है कि जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो मिड नवंबर के आसपास जाके शेड्यूल रहेगा। ठीक है, तो हम वैसे अगर देखें तो 120 से प्लस डेज हमारे पास हैं। 120 से ज़्यादा दिन अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम इन 120 दिनों में से भी 30 दिन अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। अब अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर मैं तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। टाइम ऑफ वेस्ट सबका होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ कि जो ये बोल दे कि मैं पहले दिन से लेके और 120वें दिन तक एक जैसा पढ़ा हूँ। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, किसी दिन हम ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन हम बिल्कुल कम पढ़ते हैं। तो उसको पूरे को अगर हम ऑन एवरेज लें तो मैंने 90 डेज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचा है कि हम 90 दिनों के अंदर चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमको ना कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे आप सबसे पहले अपने गोल को सेट कीजिए कि हमारा गोल क्या है। उसके बाद आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए कि उस सिलेबस, जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद आप एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाइए। ठीक है, जिसके अंदर आप ये देख सको कि भाई मतलब मेरा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल हमेशा टारगेट बेस होना चाहिए। मैं आपको बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ अपनी वीडियो में कि जो हमारा सिलेबस करने का तरीका होना चाहिए वो हमेशा टारगेट बेस होना चाहिए, ना कि हमारा आवर बेस होना चाहिए। ठीक है, घंटों के हिसाब से हमको कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद PYQ जो है आपका सबसे बेस्ट टीचर होता है। ये भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि हरियाणा के एग्ज़ाम में अगर आपने सबसे पहले कोई काम करना है तो वो है PYQ पे कमांड बनाना। वो हम सब बातें आगे डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे करना है। उसके बाद है रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, रिवीजन करनी है, बार बार करनी है चीज़ों की। ये भी आपको बातें आगे अभी इस पूरी वीडियो में पता लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मेनली आपके सामने रख रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगा स्पेशल आपके लिए, कि बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर अगर करना चाहते हो ना आप, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है आपके लिए। बिलीव कीजिए आप अपने अंदर कि भी मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपने पहले ही ये बात मान ली कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो वो काम तो होने से रहा। अगर आपने किसी मैदान के अंदर एंट्री करने से पहले ये सोच लिया कि मेरे को तो हारना ही है, तो आप तो मैदान में जाने से पहले ही हार मान चुके हो, तो आपकी तो हार निश्चित है। इसलिए सबसे पहला काम करना है कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दूँगा। अब हम उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ है जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है।
ठीक है, आपको पता होगा कि अपने हरियाणा के अंदर 4 लेवल की पोस्टें होती हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं अगर, तो जैसे उसमें ना 4 चीज़ें आती हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये रुको अभी थोड़ा सा पेन यूज़ कर लेते हैं। जैसे A, B, C और D, ठीक है, ये हायरार्की होती है। सबसे पहले B, सबसे नीचे D होता है, D से ऊपर C होता है, C से ऊपर B होता है, B से ऊपर A होता है, ऐसे चलता है। ठीक है, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसके अंदर नाम इसका ग्रुप डी या क्लास 4 भी बोल देते हैं हम इसको। इसके अंदर वेरियस पोस्ट आती हैं, फिर आगे माली है, कहीं पे कोई पोस्ट है, कहीं पे कोई पोस्ट है, कहीं पे स्वीपर कम चौकीदार है, कहीं पे पीएन है, कहीं पे अलग अलग पोस्ट आती हैं सारी, वो ग्रुप डी के अंदर आती है। ठीक है, अब कोई बच्चा ये भी सोचेगा कि ये तो सबसे निचले स्तर की जॉब है, तो मैं तैयारी क्यों करूँ, मेरे को तो एग्ज़ाम, मैंने तो फार्म भर दिया बस, ये तो अच्छी जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर 12 से 13 लाख फार्म भरे गए हैं तो इसका मतलब दुनिया वेट कर रही है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी। 12 से 13 लाख लोग इस फाइट में खड़े हैं कि हमको ग्रुप डी की जॉब चाहिए। और अगर 12 से 13 लाख लोगों के बीच में आप फाइट करने से सिर्फ इसलिए अपने आप को एक बहाना दे रहे हो ना कि मेरे को वो ज्वाइन नहीं करनी, तो आप ज्वाइनिंग का बहाना नहीं दे रहे, आप इस कंपटीशन से डर रहे हो कि कहीं मैं इस एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं और फिर मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि मेरे से ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि अगर रियल मायनों में आपने ये गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं करनी है ना, तो आप इन 12-13 लाख लोगों से फाइट कीजिए, अपने सारे प्रोसेस पूरा, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उस रैंक पे पहुंचने के बाद आप बोल दीजिए कि मेरे को ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करना है, बस फिर आपकी बात हर कोई मानेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये भी बोल दूं कि भाई मैं तो पहले ही बोल देता हूँ कि 12 से 13 मेरे को तो ग्रुप डी जॉब नहीं करनी है, मेरे को तो ये छोटी जॉब लगती है, तो आप छोटी जॉब से नहीं डर रहे हो, आप उस कंपटीशन से डर रहे हो। आप अपनी सच्चाई को पहचानिए। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं। जैसे आपको नॉर्मली पता है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा किसी भी चीज़ का, उसके बाद आप उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देते हो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ के बाद एग्ज़ाम आता है इसके बीच में। ठीक है, फिर फाइनल मेरिट और फिर अप्रूवल, अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको। अपॉइंटमेंट के बाद आपको सारी लाइफ आपकी सेट होने वाली है। अगर आप ग्रुप डी को सिर्फ ग्रुप डी देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी बात आज भी मान लो, 8th पे कमीशन आपके द्वार पे आने वाला है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, या नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा तो उससे नेक्स्ट ईयर। सरकार जाने से पहले जरूर दे के जाना है 8th PC। ठीक है, और उसमें मिनिमम सैलरी ये बोल रहे हैं कि ग्रुप डी की मिनिमम सैलरी 50,000 के आसपास हो जाने वाली है। 50 नहीं होगी, हम फिर भी मान के चलते हैं कि 40,000 भी हो जाती है। और अगर आप हरियाणा के अंदर रह के हरियाणा के अपने गांव के पास, अपने शहर के पास कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो और उसके अंदर आप 40,000 रुपये कमा रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप साउथ में कहीं जा रहे हो तो आप 17 से 80,000 रुपये के इक्विवेलेंट जॉब कर रहे हो। ये बात आप उन बंदों से पूछ सकते हो जो GST इंस्पेक्टर तक लगे हुए हैं लेकिन उनकी पोस्टिंग दूर है। आप उनसे पूछिए कि 40,000 रुपये में अगर कोई उनको ये बोले ना कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ये टैग नहीं उनको आने दे रहा, ग्रुप डी का। बस भाई ग्रुप डी का टैग हमारे ऊपर लग जाएगा। वरना तो आपने देखा होगा CET मेंस के दौरान ग्राम सीप भी ज्वाइन की है बच्चों ने, GST इंस्पेक्टर छोड़ के भी ग्राम सीप ज्वाइन की है जो दूर रहते थे अपने घर से। तो इसलिए इस नौकरी को आप छोटा मत समझिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट पे रखिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वैसे अगले 90 दिन अपने आप को दिए तो लगभग श्योर है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके सिवा। आप रोक सकते हो, आपके सिवा नहीं कोई रोक पाएगा। इस बात की तो मैं आपको वारंटी दे सकता हूँ। अब हम उसके बाद में बात करते हैं इसकी सैलरी स्लिप। अब सभी को ये रहता है कि हम जो जॉब हमको ज्वाइन करनी है उसकी सैलरी कितनी रहेगी। अब मैं आपको उसकी सैलरी बता देता हूँ। अगर हम सैलरी की बात करें, बस आप इस पर फोकस कीजिए, वो बाकी सारी चीज़ें, अगर किसी को स्लाइड चाहिए होगी तो मैं स्लाइड दे दूँगा। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भी नीचे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको ले लेना। लेकिन बस मेन सैलरी इस पर ध्यान रखो कि जो हमारी इन हैंड सैलरी आनी है ना फर्स्ट, वो इतनी आएगी। और ये कब आएगी? ये आएगी 7th PC के अनुसार, क्योंकि अभी 8th PC नहीं लगा। और जिस दिन 8th PC लगेगा ये सीधी जंप करेगी 40,000 प्लस। तो इसको देख के मत पढ़िए, आप पढ़िए इसको देख के कि जो 40 प्लस होने वाली है। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, ChatGPT पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको हर जगह पता लगेगा कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम जो अभी 18,000 का बेसिक है, वो मिनिमम टू मिनिमम होने वाला है 25 से 30,000। और उसके ऊपर DA TA बाकी सब चीज़ें लगा के ना, तो आपकी सैलरी बनने वाली है 40K प्लस ग्रुप डी की।
जिसको आप बहुत ही छोटी जॉब मानते हो ना, वो आपको 40,000 रुपये से ज़्यादा देने वाला है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। तो आप इस जॉब को बिल्कुल भी छोटा मत समझिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताता हूँ, अपने घर की बेरोज़गारी को दूर करने में फोकस कीजिए, ना कि अपने स्टेटस और लेवल को बढ़ाने पे पहले। अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी बिल्कुल सही टाइम पे आप दे रहे हो ना, तो उसके बाद आप बात करना अपने स्टेटस की। हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, नौकरी हमको ग्रुप डी की भी नहीं करनी है, लेकिन हमारे शौक है जो वो IAS वाले हैं। भाई मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन हमारी सोच ये है कि हम ग्रुप डी की जॉब भी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? इसलिए सबसे पहले अपने आप की बेरोज़गारी ख़त्म कीजिए, उसके अलावा उसके बाद में जो भी आपको करना है वो आप कीजिए और इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए। अभी आपके पास गोल्डन टाइम चला हुआ है, ये 90 डेज। जो भी बच्चा अपने मन और तन से बिल्कुल इस चीज़ को दे देगा ना, उसको कोई सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। जो बच्चा इस 90 दिनों में यूट्यूब के खेल में रहेगा, मैं यूट्यूब देख लेता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो तो नहीं आ गई, कोई ये तो नहीं आ गया, आज के बाद आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सारा सिलेबस आप किताबों से कर सकते हो। हरियाणा का एग्ज़ाम आप बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हो। अपने माइंड को ज़्यादा टॉर्चर मत करो, बस एक बिल्कुल बेसिक सा मेथड यूज करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अपने उस मेथड से आराम से 90 दिनों के अंदर अपनी जॉब लेके अपना घर बैठो और अपनी लाइफ को सिक्योर करो और इस भसड़ से बचो। ये एक सर्कल है, ऐसे सर्कल चलता रहता है यूट्यूब का। कभी कोर्स लॉन्च होगा, कभी किताब लॉन्च होगी, कभी करंट अफेयर की अलग से किताबें लॉन्च होगी, कभी किसी चीज़ की लॉन्च होनी है, कभी किसी चीज़ की ऐसे ही लॉन्चिंग सिस्टम ही चलता रहता है। और उसके ये एक बवंडर की तरह है, जैसे ये एक लॉन्चिंग सिस्टम का बवंडर चला हुआ है और उसके बीच में आके बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट होता है, उसको यही नहीं पता होता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो वो यहीं पे घूमता रहता है, इसी के अंदर घूमता रहता है। कभी उस सर की देख ली, कभी उस सर की देख ली, फिर किसी सर की लड़ाई देख ली, कोई कंट्रोवर्सी देख ली कि कोई किसको क्या गाली दे रहा है, मेरा क्या मज़ा आ रहा है। और मतलब टीचरों ने तो इसको कॉमेडी सर्कस बना ही दिया है, अब तो बच्चों ने भी बना दिया है इसको। बच्चे भी इसको कॉमेडी के तौर पे ले रहे हैं। उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे तो दिमाग पे जोर डलेगा, दिमाग पे जोर डलेगा तो दिमाग थकेगा। दिमाग थकाना ही नहीं है किसी को, क्योंकि हमको नौकरी कैसे चाहिए, घर बैठे बैठे हमारे पास कोई आए और आके हमको ये बोल दे कि भाई तू ग्रुप डी में लग गया, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है ग्रुप डी में लगने से। दिक्कत तब है जब वो 12 से 13 लाख लोग दिख रहे हैं और वो दिखने का प्रेशर ही इतना है कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा, और यही प्रेशर आपको आगे कुछ नहीं करने देगा। इसलिए अगर आप पैनिक होते हो तो आप ये समझो कि आप आधी गेम यहीं पे हार चुके हो। तो पैनिक ना हो उसके लिए क्या करना है, अगर हमको पैनिक नहीं होना तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तौर पे चलें और उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तौर पे हम अपने सारे काम करते चलें। जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आप उस हिसाब से अगले 90 दिनों को डिज़ाइन कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगले 90 दिनों में इतने कैपेबल तो हो जाओगे कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम मिनिमम क्लियर कर पाओ। एक दूसरा मिथ और मैं आपका क्लियर कर देता हूँ आज। जो बच्चा हरियाणा ग्रुप डी को सोच के तैयारी कर रहा है ना, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा। आप हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ग्रुप डी और ग्रुप सी का अलग अलग मत रखिए प्लीज़। जो भी ग्रुप डी में आ रहा है वो सब ग्रुप सी में भी आएगा। तो आपको हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ना कि आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस बात को समझाइए। जो हरियाणा पुलिस में आना है, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, वो भी सेम ही है, कुछ चीज़ें चेंज होगी बस। जो आप CET मेंस की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर भी एक अलग सिलेबस जरूर ऐड हो रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो यही रहनी है वहाँ पे भी। तो इसलिए आप हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ना कि किसी ग्रुप डी एग्ज़ाम की या किसी भी उसकी। ये हम ग्रुप डी की वीडियो बना रहे हैं इसलिए मैंने नाम मेंशन किया है कि ग्रुप डी, वरना तो मैं मेंशन भी नहीं करता, मैं HSC एग्ज़ाम की ही बात करता। लेकिन वो ग्रुप डी का मेरे को सैलरी स्ट्रक्चर या फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो दिखाना था, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें रखी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन सा चीज़ें कितने नंबर की आती है। इस कॉलम को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर की चीज़ें आपको अलग से पता है ऑलरेडी, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं आज 0 हूँ और मैं अगले 90 दिनों में हरियाणा के अंदर जॉब ले लूँगा ग्रुप डी की, अगर मैं आज से पढ़ना शुरू करूँगा, तो उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हाँ, जो बच्चे ने कभी भी तैयारी की है, चाहे उसने 10% तैयारी की, चाहे उसने 20% तैयारी की, चाहे उसने टूटा फूटा सिलेबस कवर किया, चाहे उसने सिलेबस नहीं कवर किया लेकिन उसको ये पता है कि तैयारी कैसे करते हैं, या फिर उसको सिलेबस का भी पता है,
तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं एज में है उस बच्चे से जिस बच्चे को अभी फार्म भर के अभी तैयारी करनी सूझी है। ध्यान रखना इस बात का। अभी हम बात करते हैं, मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें हरियाणा के एग्ज़ाम के बारे में पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बातें करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके, आप ये बात मान के चलिए कि अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इस पे ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? हरियाणा जीके के हैं। तो अगर हम इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हम अराउंड 25% अपने पेपर का एरिया को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। और 25 में से अगर हम 20 या 19 नंबर भी हम अगर सिक्योर कर पा रहे हैं ईजिली, तो हम कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चों से आगे हैं। लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं? बच्चे इसको पढ़ने के बजाय इसका रट्टा लगाने शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इसको पढ़ते हैं। हरियाणा जी के अगर आप डेली सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ रहे हो ना, 1 से 1.5 घंटा बस, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को 4 से 5 घंटे दे दोगे ना, फिर ना तो आपकी हरियाणा जी के ही आपको समझ में आएगी और ना ही आपको अदर सब्जेक्ट करने का समय मिलेगा। बाकी हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी आगे स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्कीम बता देता हूँ कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है, मैथमेटिक्स 15 नंबर का है, रीजनिंग 15 नंबर की है, रीजनिंग भी 10 नंबर की रीजनिंग आती है, 10 नंबर की है सॉरी, हिंदी 10 नंबर की है, इंग्लिश भी 10 नंबर की है। इसमें ना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जुड़ जाता है साइंस, जो अलग से 15 नंबर की आती है इसमें। ठीक है, तो अब एक मेरी बात ध्यान से दो। अच्छा, अब हमको ना 3 पोर्शनों में हमको ये सिलेबस तोड़ देना है। मैं तोड़वाता हूँ, देखो आपको कैसे तोड़ना है, कैसे हम चीज़ों को तोड़ के पढ़ सकते हैं और कैसे हमको पढ़ना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। हम बात करते हैं, एक पोर्शन हुआ हरियाणा जी के, यहाँ पे ध्यान से देखना, या फिर मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम एक। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हमने 3 स्कीमों में अपने सिलेबस को डिवाइड कर दिया। एक डिवाइड किया हमने हरियाणा जी के, एक डिवाइड किया हमने नेशनल जी के, प्लस में साइंस, प्लस में मैथ्स, और प्लस में कौन आ रहा है और 15 नंबर में 15 नंबर के हम ना एक क्लब कर लेंगे। 3 आ रहे हैं ना, तीनों को क्लब कर लो। और उसके अलावा यहाँ पे कर लो आप हिंदी, इंग्लिश प्लस रीजनिंग। अब आपके 3 क्लब बन गए। देखो बन गए ना 3 क्लब। एक क्लब में हरियाणा जी के अकेला खड़ा है 25 नंबर के साथ। फिर ये इससे बड़ा है, देखो ध्यान से, नेशनल जी के, साइंस और मैथ, तीनों ही 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो एक क्लब ये हो गया। और फिर एक क्लब आपका ये बन गया 10 नंबर का, जो 10 नंबर की तीनों चीज़ें आ रही हैं। अब हमको अपने दिन को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि हम इसका भी पोर्शन लें थोड़ा सा डेली पढ़ाई में, इसका पोर्शन मिले डेली पढ़ाई में, और इसका पोर्शन मिले डेली पढ़ाई में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और करें हम, दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इनको हम डेली, ऐसे सब्जेक्ट हैं ये जो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं आपके, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ हरियाणा की तैयारी करोगे। तो जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग को आप 10 से 15 दिन में लपेट सकते हो, आराम से लपेट सकते हो। तो यहाँ से इस सब्जेक्ट को फिर बंद कर दो। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं हम, आप हिंदी को मुश्किल से 10 से 15 दिनों में ख़त्म कर सकते हो, फिर आप इसको ही बंद कर दीजिए। इंग्लिश आपकी 20 से 25 दिन चल सकती है हरियाणा में, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर इसको ही बंद कर दीजिए। तो एक सब्जेक्ट तो आपके इधर से तो ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट है तो वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो आपका अराउंड 40 से 50 दिन आपको आराम से लगने चाहिए उसके सिलेबस को कवर करने में। बिल्कुल एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से कीजिए आप। वन शॉट देखिए, अच्छे अच्छे टीचरों का वन शॉट करके सेंटर की जो तैयारी करवा रहे हैं ना, वहाँ से एक बेसिक चीज़ों को उठाइए। ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल डीप जाना है जो CGL की तैयारी, नहीं, जो GD की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे RWA पे भी काफ़ी टीचर हैं, या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे भी, जहाँ पे वन शॉट के अंदर उस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाए। बस ध्यान रखना है अपने को इस चीज़ का। ऐसे ही यहाँ पे जो नेशनल GK है, आप नेशनल GK को भी काफ़ी लंबा लेके जा सकते हो। नेशनल GK में भी आपके अराउंड 1 महीना 45 डेज से भी प्लस मान लो आप मान लो कि कम से कम भी 50 दिनों का नेशनल GK का काम है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। आप साइंस को जल्दी कर सकते हो। साइंस को अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तौर पे चलो तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन आपके लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो 70 से 80 डेज़ में हमारा नेशनल GK प्लस साइंस ख़त्म हो सकती है। और टोटल डे कितने हैं अपने पास? 90।
तो अंडर कंट्रोल है ये भी चीज़। मैथ हमारी लगातार चलने वाला सब्जेक्ट है। अब हम इसके बारे में ना एक एक बात करेंगे अलग अलग से कि हम चीज़ों को कैसे करने वाले हैं। हमारे दिनचर्या में क्या पार्ट होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमको कैसे कैसे पढ़ना है, और कितने टाइप के एस्पिरेंट हमारे पास हैं और उनको कैसे पढ़ना है, वो भी हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपनी चलते हैं। अब मैं आपको कुछ बुक लिस्ट तो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल रखी है बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए हमारी। लेकिन मैं फिर भी उनसे अलावा भी अगर कोई बुक लिस्ट मेरे अभी याद आती है कोई बुक, तो मैं बता दूँ आपको। ठीक है, हम देखो जैसे मैथ की बात करते हैं, ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, मैं पहले बता देता हूँ। मैंने आईसीएस से कोचिंग नहीं की, ना मैंने आईसीएस की कोई बुक पढ़ी, लेकिन हमारे हरियाणा में मैक्सिमम बच्चे इसकी एक बुक लेकर रखते हैं, आईसीएस जनरल मैथ, आईसीएस एडवांस मैथ, जो भी है। तो आप अगर आपने आईसीएस से कोचिंग ली है, साफ सीधी शब्दों में मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंध नहीं रखता, ना मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना लगता, ठीक है। इसलिए मेरे को जो लगता है, मतलब मैक्सिमम मैंने लाइब्रेरियों में या बच्चों से डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम बच्चे आईसीएस का मैथ ले रहे हैं। मैक्सिमम हरियाणा के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आईसीएस के मैथ से कर रहे हैं। देखो, मैथ वो गलत नहीं है कि मैथ वो गलत है, लेकिन आप जो भी इस क्वेश्चन है वहाँ के, उनको अपने टर्म में सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाइए, ठीक है, और उनके साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिए उस पूरी बुक को। देखो, एक बुक को आपको कम से कम भी 2 बार रिवाइजन करना है ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले, चाहे वो कोई भी बुक हो। अगर आपने मैथ को 2 बार रिवाइज करना है ना, तो फिर आपको एक बुक कोई भी चूज़ करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकती आज मैंने ये बुक ले ली, कल मैं ये बुक ले लूँगा, परसों मैं ये बुक ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। आपको एक बुक पहले डिसाइड करके रखनी है और उसमें से ही करना है फिर, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, और क्या देख सकते हैं हम अगर हमारे पास आईसीएस नहीं है। राकेश यादव सर ने काफ़ी अच्छा करवा रखा है हरियाणा के मतलब का, बहुत अच्छा करा रखा है। जो भी उनकी यूट्यूब पे मैराथन है, उनके पुराने यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, जो रैंकर्स गुरुकुल करके था, और जो बाकी भी उन्होंने करवा रखी है, अभी भी करवाई है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने किसका बताया अभी आपको, आदित्य रंजन सर का बताया या किसी का, अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सॉरी मेरे को स्किप हो गया मेरे माइंड से कि मैं आपको क्या बताने वाला था। आपने देखा होगा कि राकेश यादव के ना क्लास नोट्स होते हैं, देखा है आपने सभी ने। एक बुक आती है उनकी, रेड से कलर की बुक आती है, जिसके अंदर राकेश यादव क्लास नोट्स होते हैं। वो आपको इससे आप पूरे हरियाणा का मैथ कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये है कि मेरे को थोड़ा बहुत मैथ मैंने पहले बेसिक कर रखा है और मैं सिर्फ क्लास नोट्स से पढ़ के कर सकता हूँ, तो इससे बेस्ट बुक अपने हरियाणा में कोई भी नहीं है हमारे हरियाणा के लिए। कम टाइम में पूरा सिलेबस ख़त्म और बहुत ही अच्छे से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, आदित्य के क्लास नोट्स, आदित्य सर के क्लास नोट्स आते हैं उनके यूट्यूब वीडियो पे, आप उनके वीडियोस देख सकते हो, और फिर वहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में या कैसे भी, आप वहाँ से भी अपने मैथ को कर सकते हो। लेकिन देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे रखना है। पहले नंबर पर अगर आपने इससे कोचिंग ले रखी है तो वेल डन, इससे ही कर लो। उसके बाद नंबर 2 पे आप रख सकते हो इसको, फिर इसको आपको नंबर 4 पे रखना है, नंबर 3 पे रखना है आपने इस पे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है मैथ की, और जिन्होंने सीख भी रखा है, जिन्होंने उससे पहले भी कर रखा है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जिन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप बना भी सकते हो इनको कैसे बना सकते हो, जैसे आपको परसेंटेज करना है, ठीक है, वो हम बात डिस्कस करेंगे आगे। मेरे को परसेंटेज चैप्टर करना है, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर को मैं कहीं पे भी डालूँगा, परसेंटेज वन शॉट बाय राकेश यादव या बाय आदित्य रंजन या बाय गगन प्रताप, जो भी जिससे भी आपको करना है, और फिर मैं उस पूरे चैप्टर को वहाँ से सोल्व करूँगा, बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करूँगा, जिसका भी सबसे अच्छा होगा और जिसका सबसे लॉन्ग होगा। वहाँ से फिर मैं अपने नोट्स क्रिएट करूँगा। अभी काफ़ी टाइम है, आप बना सकते हो नोट्स, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं होंगे, उन क्वेश्चंस को भी मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी नोटबुक में, रफ नोटबुक में डाउनलोड मतलब अपने लिख लूँगा, और वहाँ से पीडीएफ आएगी। जो वीडियो डालते हैं सर, उसके नीचे पीडीएफ दे के रखते हैं, या तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की दे के रखते हैं, या फिर पूरे कॉन्सेप्ट की दे के रखते हैं। कोई ना कोई पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए, और फिर आप उस बुक पे, अपनी जो नोटबुक है उस पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका आंसर लिखिए। ऐसे करके आपके पास हर चैप्टर के अपने नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। आप एग्जाम के टाइम पे यूट्यूब वीडियो मत देखा करिए, आप अपने नोट्स में से निकालिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं आप उसको रिवीजन कीजिए बार बार, ठीक है। आगे हम मैथ के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर आप ग्रामर को करना चाहते हो तो अमन सर इंग्लिश से ये
अमन सर हैं जो, इनका ईस नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कोर्स करवा रखा है ग्रामर का। इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता हरियाणा के लिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हरियाणा छोड़ो, किसी भी सेंटर एग्ज़ाम का भी अगर आप पेपर दोगे ना, तो इससे बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे बाहर, कुछ भी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इससे बाहर। उसके बाद आपको करनी है वोकैब, तो वोकैब के लिए सबसे बेस्ट है ब्लैक बुक। लेकिन आपको ब्लैक बुक कंप्लीट नहीं करनी है, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, कंप्लीट नहीं करना है इसको बिल्कुल भी, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछता है। हरियाणा के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर ना 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट दे के रखते हैं ये लोग। उसके अंदर OWS के अलग होते हैं, ईडीएम के अलग मिलेंगे, आपको सिनोनिम अलग मिलेंगे, एंटोनिम अलग मिलेंगे, स्पेलिंग चेक अलग मिलेगी। जो 200 मोस्ट रिपीटेड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो करने हैं, सिर्फ और सिर्फ वो करने हैं हरियाणा के लिए। अगर आप उनको भी बहुत अच्छे से करके चले जाते हो ना, मैक्सिमम चांसेस है कि आप हरियाणा की वो कैब को ख़त्म कर सकते हो, बहुत अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छी किताब है आदित्य पब्लिकेशन की, आप इससे ले सकते हो। बाकी एक या दो किताब और बता देता हूँ मैं आपको, जो हरियाणा के लिए लोग यूज़ करते हैं। एक तो अनुष्का है, ठीक है, और एक और दो किताबें आती हैं, एक दूसरी किताब है, उसका मैं आपको नाम बाद में बताऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, वो ध्यान नहीं आ रहा। एक अनुष्का करके तो है बहुत अच्छी किताब, ठीक है। उसके अलावा भी एक बुक है जिससे और भी ऐसे नाम पड़ता है, शायद पता नहीं किससे नाम पड़ता है उसका, अगर आपको याद हो तो आप वो दोनों, उस बुक में से भी आप पढ़ सकते हो। वो 2-3 बुक ये काफ़ी अच्छी बुक है। आदित्य पब्लिकेशन का वाइट सा कलर आता है एक, उससे आप पढ़ सकते हो, अनुष्का से भी पढ़ सकते हो, और जो एक वो बुक है दूसरी, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को आपको पता ही है कि रीजनिंग को अगर हम किसी भी यूट्यूब क्लासेस से, अगर जैसे रीजनिंग आपकी ऑलरेडी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होती है, लेकिन जो वीक टॉपिक है आपका, जैसे जो आपको नहीं आता, उसको आप यूट्यूब क्लास से देखिए, और बाकी आप जो टेस्ट की मैं बुक बताऊंगा आपको, वहाँ से टेस्ट लगाओ और उस टेस्ट में से उन चीज़ों को सोल्व कर लो, ठीक है। हरियाणा जीके के लिए, क्योंकि हरियाणा जीके का मेन पोर्शन रहने वाला है 25%, तो इसके लिए मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। आप वहाँ से तीनों में से कोई सा भी एक बुक लेनी है, इनमें से 3 नहीं लेनी, एक लेनी है, कोई भी मर्जी एक ले सकते हो, उसी का बार बार रिवीजन करना है। पहली बुक है अरिहंत दिग्दर्शन। ये जो लिखा हुआ है ना दिग्दर्शन, ये बस अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है इस बुक के लिए। ये वाकई में दिग्दर्शन है, ये मजाक नहीं है, ये वाकई में दिग्दर्शन है, ठीक है। उसके अलावा एक बुक आती है ग्रीन से कलर की, महारा हरियाणा, आप वो ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी किताब है। एक एकलव्य आती है, एकलव्य की वॉल्यूम 2 लेते हैं सभी, आप वो भी ले सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अभी एक बुक आनी बंद हो चुकी है, लेकिन पहले एक बुक आती थी, अगर आपकी लाइब्रेरी में वो बुक है तो आप उसको जरूर ले लिए। 4200 करके ना एक हरियाणा जीके की बुक आती है, उसके अंदर 4200 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, अगर आपको याद हो तो। वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है हरियाणा के लिए। आपको वो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 बार पढ़ के जानी है अपने एग्ज़ाम से पहले, अगर आपको एग्ज़ाम अपना क्लियर चाहिए तो। उसके अलावा थ्योरी के लिए इसमें सिर्फ PYQ है, ठीक है, और PYQ भी इसमें पुराने वाले हैं, नए आपको अलग से करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपको सारे पुराने मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको मिल जाएंगे 2022 से 24 तक में मिल जाएगा शायद, लेकिन 24 के बाद का नहीं मिलेगा इसमें कुछ भी आपको, ठीक है। देखो, अरिहंत दिग्दर्शन होगी 1 नंबर की किताब, दूसरे नंबर पे आप महारा हरियाणा खरीद सकते हो, तीसरे नंबर पे एकलव्य खरीद सकते हो। ये थ्योरी का पार्ट हो गया, और ये हो गया सारा एक किताब PYQ की। और बाकी भी अगर आपको कोई मिलेगी, HSC के सारे PYQ सोल्व कर रखे हैं हरियाणा जीके के सिर्फ, ऐसी बुक है नहीं कोई मार्केट में, अभी दिख नहीं रही, तो उसका सिर्फ PYQ वाला पोर्शन आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं GS के लिए, जो नेशनल जीके का एक पोर्शन होता है, उसको हम कैसे सोल्व करें, उसका भी फंडा निकाल लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। वो भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं सबसे पहले जीके में क्या करना है। देखो, परमार सर ने अभी 2nd एडिशन निकाला है, अपने हिंदी मीडियम के छात्र हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश जो मीडियम का स्टूडेंट है वो इंग्लिश में यूज़ कर सकता है, ठीक है। इनके GS के नोट्स हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। बुक थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप अगर स्ट्रेटजी हिसाब से चलोगे तो 90 डेज में आप क्लियर कर सकते हो उस बुक को भी बहुत अच्छे से। उसका भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी वीडियो में बने रहे, आगे उसका भी बताने वाला हूँ। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल बाइबल ऑफ द नेशनल जीके लूसेंट ले सकते हो। उसके अलावा जो बुक है वो है घटना चक्कर, आप इससे भी कर सकते हो।
लेकिन ये बहुत ही बाद का ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में आप इन दोनों बुकों से पहले थ्योरी कवर कीजिए, फिर बाद में इससे आप MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत बाद में, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक आपका काम। हिंदी के लिए आप उसके बाद साइंस आ गई। हिंदी के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, मेरे को याद आ गया बुक का नाम। इस बुक का नाम है, हिंदी की बुक का नाम है, एक तो अनुष्का हो गया था, मैं बता रहा था ना कि उससे है सौम्या। सौम्या करके एक बुक आती है हिंदी की, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में दृष्टि IAS करके एक बुक आती है, बहुत ही पतली सी बुक है, आप वहाँ से कर सकते हो, लूसेंट से भी कर सकते हो। और मेरा तो मानना ये है कि जब आप परमार सर के सेकंड एडिशन को खरीदोगे तो उसके अंदर साइंस आपको ऑलरेडी इंक्लूड मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको एक चैनल का नाम बता देता हूँ, आप वहाँ से अपनी साइंस को अच्छे से कर सकते हो। साइंस मैग्नेट करके एक नाम है चैनल का, साइंस मैग्नेट। आप इससे अपनी साइंस को कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। आप अपनी साइंस को यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो काफ़ी अच्छा। उसके बाद अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, कि हमको सब्जेक्ट वाइज कैसे चलना है, कौन से चैप्टर को हमको सबसे ऊपर रखना है और कैसे कैसे हमको हर चीज़ को करते चले जाना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथ की। देखो, है तो ये 15 मार्क्स का, लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है ना, तो आपके अंदर एक एप्टीट्यूड बनना चाहिए। वो होता है ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने का एप्टीट्यूड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के एप्टीट्यूड के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है आपका एक्यूरेसी से। जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, एक्यूरेसी मतलब जब आप क्वेश्चंस को सही टिक करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी आपकी, गलत करने के बजाय, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड आपका को क्रैक करने में, कंपटीशन को क्रैक करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एक्यूरेसी है जो वो सबसे ज़्यादा हम किस में लेके आ सकते हैं, या तो मैथ या फिर रीजनिंग। तो आप इसकी वैल्यू मत देखिए कि वैल्यू इसकी 15 मार्क्स की है या 20 मार्क्स की है, 5 नंबर का आता है, 10 नंबर का, नहीं। आप ये देखिए कि इसके बिना आपका ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड नहीं बन सकता। ये आपका सबसे पहला हथियार है जिसके ज़रिए आपका ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड आपके शरीर के अंदर, आपके माइंड के अंदर डेवलप होगा। और उसी एप्टीट्यूड के साथ फिर आप पूरे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, वरना तो इसके बिना आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 15 ही नंबर का तो है, मैं छोड़ देता हूँ और मैं 85 नंबर में से तैयारी कर लेता हूँ, तो मेरी बात ध्यान रखना, आपको रीजनिंग भी छोड़नी पड़ेगी, आपको साइंस का भी बहुत सारा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको छोड़ने की सोच रहे हो ना, तो ये मान लो कि आप कम से कम भी 30 से 35% एग्ज़ाम को पहले ही छोड़ चुके हो। और आप 60 नंबर में से 60 भी ले आओगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होना, फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं है। इसलिए ये तो बिल्कुल करना ही करना पड़ेगा, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, आप उस हिसाब से चीज़ों कर सकते हो। सबसे पहले 2 चैप्टर आते हैं इसके, जो हमारे हरियाणा में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, परसेंटेज और रेशो। इन्हीं से सब कुछ होता है, इन्हीं से आगे पूरे अर्थमेटिक का बेस बनता है। और अपने हरियाणा में जो हाईएस्ट वेटेज रहता है वो अर्थमेटिक का रहता है, एडवांस का नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमिंग वाला इशू नहीं होता। इसलिए अर्थमेटिक के अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि बच्चे को टाइम भी मिलता है और वो बच्चा सोल्व भी कर पाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। उसके बाद एवरेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद है मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा और डाटा इंटरप्रेशन। ये बिल्कुल ही कम आता है, अपने हरियाणा में आता ही नहीं, ये भी बहुत ही कम आता है, ये आ जाता है, ठीक है। ये चैप्टर नीचे गलत लिखा हुआ है, अपने हरियाणा के अंदर इसमें से क्वेश्चन बने हैं काफ़ी बार, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो हमको देखो करना कैसे है, सबसे पहले करो परसेंटेज, उसके बाद करो आप रेशो, उसके बाद करो आप प्रॉफिट एंड लॉस, ये, और उसके बाद करना आप SI और CI। ये ऐसे टुकड़ों में करना है मैथ को, ठीक है। एक टुकड़ा बन गया, अब मैं दूसरे टुकड़े को कर रहा हूँ इससे लाइक। फिर आप करना टाइम एंड वर्क। जैसे ही आप टाइम एंड वर्क करोगे, इसके बाद ये आपको करना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद आपको करना है एवरेज। ये हो गया एक सेट पूरा आपका। अब आप चलो तीसरे सेट पे, फिर करो आप नंबर सिस्टम, उसके नंबर सिस्टम के साथ ही करो आप सिंप्लीफिकेशन, और इसके साथ ही आप कीजिए अलजेब्रा, ठीक है। अब आपका एक सेट हो रहेगा, उसमें आप ज्योमेट्री रख लो, मेंसुरेशन रख लो, और जो हमारा कुछ रह गया उसको रख लो। देखो सबसे पहले नंबर पे आपको रखना है येलो कलर को। परसेंटेज ख़त्म करो, रेशो ख़त्म करो, प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करो, SI और CI ख़त्म करो। उसके बाद आप ख़त्म कीजिए
एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आप ख़त्म कीजिए नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा। और उसके बाद आप ख़त्म कीजिए मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रेशन, पार्टनरशिप। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो, कि जो आपका ये मेंसुरेशन वाला पोर्शन है हरियाणा के अंदर ओनली फार्मूला बेस है, ओनली फार्मूला बेस। उसके अलावा आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अपने को बेसिक से पढ़ना है, अपने को ऊपर नहीं जाना है शॉर्टकट पे, क्योंकि हरियाणा के अंदर पेपर यहाँ से बनता है, यहाँ से। ना तो आप शॉर्टकट पूरा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ना आप बिल्कुल बेसिक यूज़ कर सकते, वो बीच का पोर्शन यूज़ होता है हरियाणा के अंदर। तो हमको उसके लिए क्या करना ज़रूरी है कि जैसे कोई चैप्टर की ये लाइन है जीरो, बिल्कुल जीरो लाइन है, और हमको कोई चैप्टर रीड करना है तो हमको यहाँ से उठना पड़ेगा हरियाणा के लिए, और ये पी का चैप्टर का, तो हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा। बेशक हम ये छोड़ दें, लेकिन हमको इतना पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। ये जो नीचे का बेस है ना, इसको नहीं हम छोड़ सकते। रीज़न क्या है, काफ़ी हरियाणा के अंदर क्वेश्चन बेसिक से बनते हैं, हाई लेवल नहीं बनता, बेसिक से बनते हैं। जो बेसिक से क्वेश्चन बनेगा तो वो होगा भी बेसिक से। बेसिक इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज क्वेश्चन का बेस क्या है, परसेंटेज के दो बेस हैं, एक तो रेशो, एक तो परसेंटेज और एक फ्रैक्शन। अब जिस बच्चे को परसेंटेज और फ्रैक्शन का ज्ञान है तो उसके लिए परसेंटेज इजी है, उसके अंदर फिर क्या क्या एप्लीकेशन है वो एक अलग बात है, लेकिन हमको बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं 16 से ही 2/7 बोल लूँ, 16 से ही 2/8 बोल लूँ, अगर मैं 14 पॉइंट कुछ बोल लूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने 1/5 बोल रहा हूँ, 1/4 बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, 20% बोल रहा हूँ, 30% बोल रहा हूँ, 35% बोल रहा हूँ, 33% बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ का काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि हमको चीज़ों को कैसे करके चलना है। ये क्लब अब आप खुद कर लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आप इन चीज़ों को भूल जाइए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो हरियाणा के अंदर आती नहीं है, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से अपने इन स्लाइडों को बनवाया है। तो मैंने उसको बोला था कि आप उन चैप्टरों के नाम लीजिए जो हरियाणा के अंदर आते हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में वो सारे चैप्टर लिख दिए आपके लिए, और हम वहीं से कर लेंगे, क्योंकि स्टडी तो मैंने किया है, प्रॉम्प्ट तो मैंने डाला था, ठीक है, तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं अब एक एक करके। एरर डिटेक्शन, जैसे 10 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। एरर डिटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया है। अमन सर करके एक टीचर हैं, आप जानते भी होंगे, वहाँ से इंग्लिश के सबसे पहले तो आप वहाँ का बेसिक ख़त्म कर लिए, ठीक है। बेसिक के आप मान के चले कि 40 से 45 वीडियो होंगी, वो ख़त्म कर लिया, कमी है वैसे तो, लेकिन मान लो मोटा मोटा आपको इतने दिन लगते हैं। फिर आप अगले 10 दिन करिए, उन्होंने 100 इंपॉर्टेंट रूल करा रखे हैं ग्रामर के, लेकिन ये करने इसके बाद है, डायरेक्ट नहीं करने, इसके बाद करना है आपको इनको। जैसे ये हो जाएंगे, आप ये मानिए कि आपका ये वाला पोर्शन तो हो गया ख़त्म, फिनिश। ये वाला पोर्शन भी आपका ख़त्म, ये वाला पोर्शन भी आपका लगभग ख़त्म, ये वाला पोर्शन भी आपका ख़त्म, ये वाला पोर्शन भी आपका ख़त्म, ये वाला पोर्शन भी आपका ख़त्म। उसके अलावा ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये सब आएगा। हरियाणा के अंदर वॉइस भी आती है, आपको पता होगा, एक क्वेश्चन पक्का आता है वॉइस का, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका उन वीडियोस से। प्रीपोजिशन के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, आर्टिकल कर पाओगे, एरर कर पाओगे। एरर तो आप बीबी से करोगे, ब्लैक बुक से, वहाँ से मैं लगता बताता हूँ, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप कर पाओगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है, ये हो गया सारा। जो ग्रामर बेस अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जिसको हम क्लोज टेस्ट भी बोल देते हैं, अगर वो आता है पेपर के अंदर आपके लिए, तो आप उसको भी कर पाओगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ग्रामर की, उसकी वो कैब की, ठीक है। ग्रामर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सॉरी, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं वो कैब की। अब वो कैब के कौन कौन से चैप्टर हैं इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, ईडियम फ्रेज हो गया, उसके अलावा क्या करना है, स्पेलिंग एरर हो गई, और पैराजम्बल को भी आप वोकैब मतलब रीडिंग का एक पार्ट मान सकते हो। रीडिंग के अंदर ही हम इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं थोड़ी बहुत ही, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत ही छोटे लेवल का आता है, ये बहुत ही बेसिक लेवल आता है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो अगर आपको छोटी सी भी नॉलेज है तो। देखो, इनको आपको करना है, एंटोनिम सिनोनिम और रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। एंटोनिम और सिनोनिम हाँ एक में लिख दिया इन्होंने, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, और ईडियम फ्रेज हो गया, और एक स्पेलिंग एरर हो गया। आपको क्या करना है, ब्लैक बुक उठानी है,
ब्लैक बुक के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड 200 हैं वो कर डालने हैं सबके, बस सबसे पहले वो करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ब्लैक बुक से और भी कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। उसके बाद आप कौन से कर सकते हो, उसके बाद आप वो कर सकते हो जो उसके अंदर जो नॉर्मल दे के रखता है ना, वो जैसे एक 1500 तक दे रखे हैं, जैसे सपोज करो 1 से 1500 तक दे रखे हैं उसने किसी भी एक पार्ट में, ओवीएस मान लो आपकी 1500 दे रखे हैं वन वर्ड से। तो जो भी 1 से 1500 के बीच में हाईलाइटेड है ना, सिर्फ हाईलाइट जो हाईलाइट हो रखे हैं सिर्फ उनको कर लो, पूरे मत करो, सिर्फ जो हाईलाइट है उनको कर लो। मैक्सिमम चांस है कि 200 में से आ जाएगा। लेकिन अगर 200 में से नहीं आ पाता और आपके 200 बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो आप वो हाईलाइट वाले कर लीजिए, उससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये हो गई इंग्लिश की बात, हमने इंग्लिश पे बात बता दी। अगर आपको ग्रामर करनी है तो आप अमन सर को फॉलो कर सकते हो फॉर हरियाणा, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक से और बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ा रखा है। ठीक है, वो कैब के लिए आपको बता ही दिया ब्लैक बुक से कैसे करना है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, व्याकरण, उसके बाद पर्यायवाची, उसके बाद विलोम, उसके बाद अनेकार्थ, मुहावरे, वाक्यांश, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, ये सब जितना भी पोर्शन है ये सारा आता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको बताया ये आपके पास 3 बुक के ऑप्शन हैं, आप उन 3 बुक में से कोई भी बुक मंगाइए और आप इस कोई भी, जैसे नवीन सर ने करवा रखी है 11 से 12 घंटे में हिंदी, वहाँ से कर सकते हो। 12 से 13 घंटे में ही विवेक सर ने भी करवा रखी है, एग्जामपुर वाले ने शायद, वो भी देख सकते हो। एक इन्होंने भी करा रखी है, अंकित भाटी सर ने हिंदी की मैराथन ले रखी है, वहाँ से भी कर सकते हो। तो कोई भी एक मैराथन बड़ी चूज कीजिए, उससे सारा सिलेबस अपना कवर कीजिए, उसके बाद वो बुक उठा के रखिए और उस बुक में से वो सब कुछ कवर करते चले जाना है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, हिंदी के लिए कोई फास्ट एंड रूल नहीं है। 10 मार्क्स की आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसको छोड़ के मत जाइए, ये आपके बहुत ही अच्छे नंबर दिलवा सकती है अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत इस चीज़ के अंदर करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को मैक्सिमम आपको टेस्ट बेस ही करना है, टेस्ट लगाते चले गए और उसके बेस पे करना है। ठीक है, मैं आपको इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसका एक चैप्टर है, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब आपको पता ही है कि ये सब आता है। ठीक है, इसमें से जैसे क्लॉक हो गया, काफ़ी बच्चों को डाउट होता है क्लॉक में, तो क्लॉक डालो, आगे यूट्यूब वीडियो डाल दो, यूट्यूब क्लास डाल दो, पीयूष सर की आ जाए, या फिर एंड गेम करके एक चैनल है उसकी आ जाए, मैथ्स मेनिया करके एक चैनल है उसकी आ जाए, किसी की भी आ जाए, वहाँ से क्लॉक कर लिया, ऐसे कैलेंडर कर लिया। ऐसे ही जिसका जो भी चैप्टर वीक है, जैसे स्लोगिज्म है, अगर किसी का ये वीक है तो ये भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। तो जो भी आपका वीक, सिर्फ वीक टॉपिक ढूंढिए इसके अंदर, वीक सारे मत करिए, जो भी आपको वीक लगता है अपना सिर्फ वही होंगे, तो वो बहुत ही कम टॉपिक होंगे, वो आपके 10 से 15 दिन में आराम से, आप 4 से 5 दिन में पूरी रीजनिंग में से फिर सकते हो, निकल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये रीजनिंग का हो गया हमारा। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा नंबर की आती है, हरियाणा जीके, जो 25 नंबर अपने साथ लेके आ रही है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे हरियाणा की हिस्ट्री होगी, हरियाणा का जियोग्राफी होगी, हरियाणा कल्चर हो गया, हरियाणा पॉलिटी होगी, इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। देखो नीचे देखो, लोकगीत हो गया, मेले हो गए, त्योहार हो गए। तो जैसे आपने ये 3 पोर्शन कंप्लीट किए ना, तो आपने बहुत ही मेजर पोर्शन अपने हरियाणा जीके का ख़त्म कर लिया, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, कृषि, उद्योग, पशुपालन, खिलाड़ी, योजनाएं, राज्य की सरकारी योजनाएं, नहरें, बांध परियोजना, वन्य अभ्यारण्य हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हरियाणा जी के तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको 3 बुक बता दी हैं, उन 3 बुक में से एक बुक को लीजिए और टॉपिक वाइज एक उस बुक का टॉपिक वाइज अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है, तो उस हिसाब से आपको करना है वो सारा का सारा पोर्शन। ठीक है, तो मेनली क्या है, आपको सारी कंप्लीट करनी है। इसमें तो ये बस वैसे लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट, वरना तो ये सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जी के में आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा जगह देख लेता हूँ मैं कहाँ पे बनेगी, तो फिर वो आप लिख लेना कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं इसको बड़ा करके थोड़ा। जो हरियाणा का करंट अफेयर है, क्या है हरियाणा का करंट अफेयर, एक चैनल का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, संदीप दयाल, संदीप दयाल। ठीक है, इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप हरियाणा जीके का सोर्स, उससे बेस्ट सोर्स नहीं है कोई भी हरियाणा जीके का, हरियाणा करंट अफेयर का, सॉरी, हरियाणा करंट अफेयर का सोर्स, इससे अच्छा सोर्स नहीं है कोई भी। चाहे कोई टीचर आपको कुछ मर्जी बोलता रहे, कितना ही बोलता रहे, इनकी एक साइट है हरियाणा एग्जाम अपडेट करके, कुछ ऐसा नाम है उसका,
वहाँ से आप इनको PDF भी खरीद सकते हो, नीचे इन्होंने अपना लिंक डाल रखा होगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। हरियाणा करंट अफेयर के लिए सिंगल सोर्स काफ़ी है। करना कितना है, अब हम बात करते हैं करना कितना है। आप लास्ट से शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने बात की अभी हरियाणा करंट अफेयर की। हरियाणा करंट अफेयर के लिए आपको मैंने आपको बता ही दिया सोर्स क्या रहने वाला है, लेकिन आपको ये उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलना है मैं बता देता हूँ आपको कैसे चलना है उल्टा। इसके अंदर उल्टा चलना है आपको। जैसे आप सबसे पहले, जैसे नवंबर में एग्ज़ाम होगा हमारा, ठीक है, तो आप सबसे अच्छे करने हैं आपको अक्टूबर के। अक्टूबर के बाद आपको ऐसे चलना है, देखो, अक्टूबर के बाद सितंबर का, उसके बाद अगस्त का, उसके बाद जुलाई का, उसके बाद जून का, ऐसे करके लास्ट 6 मंथ का तो आपके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे कि आप 6 महीनों के बाद आप थोड़ा थोड़ा जैसे अपने लेवल को उस हिसाब से नीचे करते जाओगे। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ। फर्स्ट 6 मंथ हो गया, 6 मंथ का मतलब हो गया जो लास्ट के 6 मंथ हैं वो हो गए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो उसके बाद के 6 मंथ के करंट अफेयर हो गए वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट। उसके बाद की आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के अंदर, इसी करंट अफेयर के अंदर आपकी एक चीज़ और ऐड हो जाएगी जिसको आप बोल देते हो इकोनॉमिक सर्वे। वो भी इसी करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है। उस फरवरी वाला जो करंट अफेयर होगा आपका, उसमें लगभग इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपका दोनों कवर होते हैं ऑलरेडी। वो सारे डाटा आपको याद कर लेना है, जो भी डाटा आएगा वो वहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा नेशनल जीके। जो हरियाणा ग्रुप डी के अंदर नेशनल जीके आती है, या फिर जो हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर नेशनल जीके आती है, वो जो CGL के अंदर आती है या फिर जो किसी अदर सेंटर के एग्ज़ाम में आती है उससे बहुत डिफरेंट आती है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, उसके बाद है हिस्ट्री, उसके बाद है ज्योग्राफी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। परमार सर की, अगर आपके पास हिंदी मीडियम से 2nd एडिशन पढ़ा है तो आप वहाँ से कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ा है तो वहाँ से कर सकते हो, लूसेंट है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे करना है, देखो, इंडियन पॉलिटी पहले ख़त्म कीजिए, फिर हिस्ट्री ख़त्म कीजिए, फिर ज्योग्राफी ख़त्म कीजिए, फिर इकोनॉमी, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटी का पार्ट है। करंट अफेयर आपको नहीं करना है। हरियाणा के लिए करंट अफेयर की कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। 15 नंबर में से 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आएगा, आप उसके लिए इतना एफर्ट लगाओगे, कोई भी वर्थ इट नहीं है। इसको आप छोड़ सकते हो। ये भी पॉलिटी का पार्ट है, ये भी आप नॉर्मल कर सकते हो बिल्कुल स्पीडी से। जैसे करंट अफेयर अगर आपको करना है ना नेशनल, तो आप स्पीडी का यूज़ कर सकते हो। स्पीडी में वही है, फिर अगर आपको स्पीडी करनी है तो फिर उसके अंदर फिर वही मतलब मेन सी चीज़ें करनी होती है। मैं तो नहीं, मतलब मैं प्रेफर नहीं करता कि आप हरियाणा करंट अफेयर के लिए इतना टाइम वेस्ट करो अपना। ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, इसको आप हिस्ट्री के अंदर कवर कर सकते हो। ये आप अलग कर ही रहे हो इसके अंदर, ठीक है। वो तो साइंस का अलग ही पूरा पार्ट है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हो आप, ये मैंने इसलिए डाल रखा है अलग से, इसको देख के जाना है। अवार्ड किसको कौन सा मिला है, क्या नहीं मिला है। स्पोर्ट्स के अंदर भी आप थोड़ा चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डे हो गया, बुक एंड ऑथर हो गया, इंडेक्स एंड रिपोर्ट, ये सब आप स्पीडी से कवर कर सकते हो। लेकिन आपको कवर कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन पूरे करंट अफेयर को, नेशनल को कवर करें, वो सही नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ये कैसे कैसे करना है। अब हम इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, साइंस पे। साइंस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी से आपको सबसे मोस्ट फ्रूट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके किसी के नंबर की, जैसे 15 नंबर की है तो 15 में से कम भी 6 से 7 नंबर की बायोलॉजी आनी है। बायोलॉजी के अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बायोलॉजी के बाद आपको पढ़ना है, बायो के बाद आपको पढ़नी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपको पढ़नी है फिजिक्स। सबसे कम नंबर की फिजिक्स आती है, उससे ज़्यादा नंबर की आ रही है हमारे पास केमिस्ट्री, और फिर आती है बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको ऐसे कर लेना है। ये इसमें सारा दे रखा है, हीट एंड टेम्परेचर, जैसे केमिस्ट्री का हो गया, मोशन एंड फोर्स जैसे फिजिक्स का हो गया, वाटर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सारा उन्होंने आगे एक्सपेंड कर रखा है। तो इस हिसाब से आपको कर लेनी है चीज़ों को, ठीक है। ये साइंस का पोर्शन हो गया। तो इसके अंदर सारा कुछ मेंशन है, ये PDF मैं आपको दे दूँगा, आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमको पढ़ना कैसे है। अब हम पढ़ने के ऊपर चलते हैं, हमको पढ़ाई कैसे करनी है। अब हमको एक रूल फॉलो करना है जिसको बोलते हैं हम 50:10 रूल। 50:10 रेशो रूल क्या होता है, आप 50 मिनट बिल्कुल डीप स्टडी कीजिए, बिल्कुल डीप, जिसको बिल्कुल डीप बोलते हैं कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे हो। उसके बाद आप एक 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 50 मिनट स्टडी की बहुत ही अच्छे से, फ़ोन को एक साइड में रखा बंद करके, या कहीं भी अपने बुक से या कहीं से भी एक
बिल्कुल अच्छा 50 मिनट का एक स्टडी सेशन लिया तो आप एक 10 मिनट का अच्छा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक के दौरान आपको क्या नहीं करना है, देखो आप उठ सकते हो, थोड़ा वॉक कर लें, उसके अंदर पानी पिए और फ्रेश हो जाएं, ठीक है। हल्का म्यूजिक भी सुन सकते हो, अगर किसी बच्चे को म्यूजिक सुनने का शौक है तो वो बीच में म्यूजिक सुन सकता है। मोबाइल नहीं चलाना है। 10 मिनट के ब्रेक का मतलब है मोबाइल नहीं चलाना है। 10 मिनट का मतलब ये नहीं है कि आप पहले भी स्क्रीन का यूज़ कर रहे थे और आपने ब्रेक के अंदर भी यही काम किया, क्योंकि जैसे ही आप स्क्रॉल करने चलोगे तो आपकी 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाएगा आपको खुद भी नहीं पता होगा, ठीक है। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और क्या कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हो, दिमाग को अपने को रिलैक्स कर सकते हो उस दौरान, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी अपने को अपनानी क्यों है, देखो हमारा जो माइंड है ना, इसकी एक कैपेसिटी होती है। ये आपकी 50 दिन आपको पहले दिन नहीं मिलेगी। पहले दिन आपको क्या मिलेगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट फोकस होगा आपका, फिर आपका धीरे धीरे करके 25 मिनट हो जाएगा, फिर आपका 30 मिनट हो जाएगा, फिर आपका 35 मिनट हो जाएगा, फिर आपका 40 होगा, तब जाके आपका 50:10 बनेगा। ये इतनी जल्दी से नहीं बनेगा, ये 50 मिनट नहीं होगी स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में आपका माइंड फोकस करेगा 20 मिनट, कभी करेगा 25 मिनट, लेकिन जैसे ही वो फोकस कर रहा है ना, उसके बाद अगर नहीं कर पा रहा है तो हट जाना है, फिर आप ब्रेक ले लो एक छोटा सा, उसके बाद फिर बैठ जाओ। जैसे आपने 25 मिनट पढ़ाई की तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर आपने 20 मिनट पढ़ाई की तो 2 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए छोटा सा। जैसे 20 मिनट पढ़ाई कर ली, माइंड थक गया, हम उठ के एक कमरे की एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक घुमाए, ये भी हमारे लिए एक ब्रेक हो गया। ऐसे हमको ब्रेक अपने डिसाइड करने हैं, लेकिन जब आप 50 मिनट पढ़ पाओ तो उस टाइम पे आपको एक ब्रेक 10 मिनट का ले लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपके आगे जाके बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, 50 मिनट फोकस कर सकते हो आप पूरे दिमाग के साथ, उसके बाद 10 मिनट में आपको ब्रेक लोगे तो दिमाग का रिचार्ज हो जाएगा, ध्यान फिर तेज हो जाएगा और अधिक प्रोडक्टिविटी आएगी और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आपकी नज़रों के सामने होगा। अब हम बात करते हैं रूटीन की, कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रूटीन क्या होना चाहिए, कितने घंटे बच्चा पढ़े, कितने घंटे बच्चा ना पढ़े, अलग अलग स्टडी जॉब वाला बच्चा कैसे तैयारी करे। हर बच्चे का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको एक बेसिक सी बातें बता देता हूँ। जो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट है, जो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 घंटे दिन के होने चाहिए। तो उसको तो कोई इशू है नहीं। उसको क्या करना है, उसको अपने डेली 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। कितने सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लगाना। सबसे पहला नंबर उसका हरियाणा जीके फिक्स होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, हरियाणा जीके, ये चलेगा डेली, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये डेली चलना है। उसके बाद आप चलाओगे मैथ, ये भी आपका डेली चलना है। उसके बाद आप चलाओगे उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बच गए आपके, उनको, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको डेली चलाने हैं। जब तक आपका मैथ्स नहीं होता तब तक मैथ्स, तब तक हरियाणा जीके नहीं होती तब तक हरियाणा जीके। जैसे ही ये हो जाएंगे, ये होंगे काफ़ी अच्छे दिनों में, 40 से 45 दिन लगेंगे आपको इनको करने में, ठीक है। बाकी 10 से 15 दिन जो आपके पास आगे बीच में आएंगे, उसमें आप मैथ को, जैसे मैथ आपका जैसे दोनों सब्जेक्ट आप ये मान के चलो कि 50 दिनों में कंप्लीट हो गए, तो आगे के जो 40 दिन बचे ना, इन दोनों का तो चलेगा रिवीजन। और जो सब्जेक्ट यहाँ पे बचेंगे, मतलब यहाँ पे तो देखो 50 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो सपोज करो आप यहाँ पे साइंस कर ली, यहाँ पे आपने नेशनल जीके का कुछ पोर्शन कर लिया, तब भी बहुत कुछ बच गया ना, यहाँ पे हिंदी बच गई, इंग्लिश बच गई, और भी बच गया, तो आप फिर वो यहाँ पे 50 दिनों में यहाँ पे उसको एंट्री कर लोगे और यहाँ पे उन सब्जेक्टों को लेके चलोगे। फिर ऐसे करके आपका 60 दिनों के अंदर, 60 या 70 दिनों के अंदर मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा 100%। ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेबस ख़त्म करने से रोक दे आपको, लेकिन आपको स्ट्रेटजी यही अपनानी पड़ेगी। इस स्ट्रेटजी को मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। करना इनको भी यही है, लेकिन इनका टाइम बताऊंगा मैं कैसे मैनेज करना है, बस। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिख रखे हैं, उनको भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अभी स्टूडेंट के ऊपर फोकस करते हैं हम। जो स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, फिर इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पर डे, 3 सब्जेक्ट पर डे हो गया। अब एक सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट फर्स्ट हरियाणा जीके, ये रहेगा ही रहेगा जब तक आपका
हरियाणा जी के बहुत अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको हरियाणा जी के रखनी है। दूसरे नंबर पर रखना है आपको डेली मैथ्स, ये भी आपको अपने रूटीन का पोर्शन बनाना ही बनाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा आपका जो भी अदर सब्जेक्ट बच गए इनसे वो जो भी आपको पहले करना है। जैसे आपको साइंस करनी है तो साइंस डाल दिया, उसके ये तो हो गया, आपको करना ही करना है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। उसके बाद भी अगर आपके अंदर जान बच जाती है तो इनमें से एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट आप यहाँ उठा लेना, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये चलता रहा हरियाणा जी के और मैथ, तब ये ख़त्म हो जाएगा तो इन दोनों बॉक्स में से जो चैप्टर होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे चले जाएंगे। वो आप सुबह कर सकते हो, जब भी आप इस स्लॉट को रखोगे इसकी जगह तब कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से दोबारा अगली वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि पढ़ना कैसे है, कैसे आप तैयारी और अच्छी कर सकते हो और अच्छे टाइम अपना यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद मैंने 2 बच्चों को लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से। 2 बच्चे मैंने कौन से लिखे हुए हैं, एक बच्चा लिखा हुआ है मैंने स्टडी प्लस जॉब, जो करता तो मैक्सिमम टाइम स्टडी है लेकिन पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं। एक बच्चा तो ऐसा है, और एक बच्चा ऐसा है जो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टडी कर रहा है, समझ गए। ये बच्चा पूरे दिन जॉब कर रहा है लेकिन थोड़े से टाइम स्टडी कर रहा है। ये बच्चा मैक्सिमम टाइम स्टडी करता है लेकिन पैसा कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ा दिया या कोई छोटा मोटा काम कर लिया, जॉब भी करता है, समझ गए। यहाँ पे स्टडी मेन फोकस है, यहाँ पे जॉब मेन फोकस है। अगर आप में से मैं बात करूँ इस बंदे की, जो ये बंदा है स्टडी और जॉब वाला, इसको तो कुछ नहीं करना, इसका तो मैक्सिमम वही रहने वाला है जो स्टूडेंट के लिए रहा था, ठीक है। इसमें भी ये क्या कर सकता है, जिस टाइम इसका जॉब चल रही है, ठीक है, इसको 6 से 7 घंटों में जो ये बंदे काम कर रहे हैं, इसको 6 घंटों में वो काम करना है अपना, क्योंकि वैसे तो स्टडी कर रहा है ना ये, तो चलेगा वैसे ही, जैसे हरियाणा जी के भी वैसे चलेगी, मैथ भी वैसे चलेगा, वो भी वैसे चलेगा। लेकिन एक चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे टाइम का अपना अलॉटमेंट चेंज कर सकते हैं। भाई मेरे को इस टाइम नहीं, इस टाइम पढ़ना है मेरे को, तो क्योंकि उस टाइम पे मेरे को जॉब पे जाना है, तो वो उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है बड़े ईजिली। लेकिन अगर मैनेज भी ना हो पाए तो आप अपने आप को 5 से 6 दिन की विंडो दे दीजिए। कैसे, कोई भी जॉब हो, सैटरडे या संडे बंद होता है। अगर आप मान के चलो कि मेरा संडे बंद है और मेरा सेकंड सैटरडे बंद है, मैं ये मान के चल रहा हूँ बस, ठीक है। सेकंड सैटरडे हो गया, 4 संडे हो गए, 5। जॉब के दौरान एक महीने में 2 से 3 छुट्टियाँ भी होती हैं, 2 छुट्टियाँ भी 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। तो आप मान के चलो कि आप 7 से 8 दिन घर पे रहे, तो जो ये 7 से 8 दिन है ना, इस दिन आप इनकी कमी पूरी कर दीजिए। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो कमी पूरा करना, वो वीकली टारगेट का एक भाग है, हम वहीं पे उसको जानेंगे, ठीक है। तो आप भी 5 से 6 घंटे पढ़िए, वही मैथ हरियाणा जी के एक पोर्शन में उठा के रखिए, साथ में तीसरी लाइन में बदलते रहिए चीज़ों को। कभी साइंस खत्म होगी, रीजनिंग खत्म होगी, हिंदी खत्म हुई, इंग्लिश, ऐसे। अब हम बात कर लेते हैं जो मोस्ट क्रिटिकल बच्चे होते हैं, जो किसी न किसी मजबूरी के कारण या फिर कोई वैसा कारण, और वो जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम उनकी बात करते हैं। आपके पास है समय का बहुत ही अभाव, आपके पास 6 से 7 छुट्टियां तो हैं, देखो उनको तो कोई ख़त्म नहीं कर रहा, आपको वो तो बिल्कुल ही मैक्सिमाइज करनी है। आपके अलावा उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उसके अलावा आपके पास जितनी भी लीव पड़ी है, चाहे कोई सी लीव पड़ी है, चाहे कोई मेडिकल लीव पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, तो आप उन लीव का भी यूज़ कर लो। महीने में 1 से 2 लीव यूज़ कर लो, तो आपके टोटल 10 दिन हो जाएंगे। ऐसे करके 10 दिन नहीं होंगे तो 8 से 9 दिन तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो 20 दिन तो आप पढ़ लिए, सपोज करो 20 दिन आपने पढ़ा 4 घंटे, तो कितने आवर हो गया, 80। बाकी 10 दिन आपके थी छुट्टी, तो आपने पढ़ा 7 घंटे, तो कितना हो गया, 70। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने 30 दिन में कितनी पढ़ाई की, टोटल 150 घंटे। मैं पढ़ कितने घंटे रहा हूँ, 4, लेकिन अब कितनी एवरेज आ गई, 5 घंटों की। तो ऐसे हम अपने घंटों को बढ़ा सकते हैं। जो ये 7 है ना, इसको हम 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो छुट्टी वाले दिन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। जैसे ही यहाँ पे 170 से 180 होगा ना, तो वैसे ही आपकी जो एवरेज है, हफ्ते की एवरेज, वही 6 आवर आ जाएगी, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की आ रही थी। समझ रहे हो मेरी बात।
तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, वीकेंड। आप अब टारगेट कैसे बनाओगे, देखो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, उनको मैं बाद में बताऊँगा वहीं पे, लेकिन आप यहीं पे जान लीजिए कि आपको टारगेट, मैक्सिमम टारगेट क्या, आपको डेली टारगेट नहीं बनाना है। ये पहली गलती होती है जो जॉब पे होता है उन बच्चों की। आपको क्या बनाना है फिर, आपको बनाने हैं वीकली टारगेट। मैं पहले बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपको ध्यान इस पे रखना है, वीकली टारगेट। उसके अलावा आपका होना चाहिए मंथली टारगेट, मंथली टारगेट। अच्छा अब देखो, मंथली तो ये मान के चलोगे आपके पास 3 मंथ हैं, वीक उसके अंदर 4 हो गए, तो 12 से 13, 12 से 15 वीक आपके पास हैं। तो स्ट्रेटजी इस हिसाब से बनानी है, 12 से 15 हफ्तों में 3 से 4 महीनों का सारा सिलेबस का क्या प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपका, वो आप देखो, वरना नहीं हुआ तो फिर मैं एक वीडियो लेके ही आऊँगा, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टारगेट कैसे बनाते हैं। टारगेट देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बच्चे, जिन बच्चों का मैंने अभी जिक्र किया था, अभी जो जॉब के साथ स्टडी कर रहे हैं वो तो वीकली टारगेट पे ही स्टिक रखेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट है या फिर जो बहुत ही कम टाइम के लिए जॉब पे जा रहा है, उनको 3 टाइप के टारगेट अपने क्रिएट करने हैं। सबसे पहले टाइप का कौन सा, सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहले होगा आपका डेली टारगेट। देखो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को 8:30 से 8:30, 6:30 से 7:30 ये पढ़ना है, 7:30 से 8:30 ये पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा आपको। वो भी बहुत ही अनरियलिस्टिक और बहुत ही बेकार चीज़ है वो करने के लिए, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें कर सकते हो, आप टारगेट बना सकते हो। टारगेट कैसे बना सकते हो, जैसे भी मेरे को सपोज करो कल परसेंटेज के 20 क्वेश्चन करने हैं या 30 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं लिखूँगा कि मेरे को 30 क्वेश्चन परसेंटेज के करने हैं। अब उसमें टाइम नहीं आएगा फिर, भाई मेरे को इस टाइम ही बैठ के करना है, उस टाइम ही बैठ के करना है, नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट पूरा करना है बस, चाहे वो मेरा किसी टाइम होए। मैंने एक दिन सोने से पहले एक दिन टारगेट बना लिया कि मेरे को परसेंटेज के 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं कल, तो मैं किसी टाइम भी करूं, लेकिन मैं सोने से पहले परसेंटेज के 30 क्वेश्चन सोल्व करके ही सोऊंगा मैं, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा। इसको बोलते हैं टारगेट स्टडी। मैंने सोचा कि मैं आज मैथ्स के क्वेश्चन करूँगा, ये हो गया, हरियाणा जीके का मैं हाफ चैप्टर कर लूँ आज, ठीक है, हाफ चैप्टर कर लूँगा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट चैप्टर हाफ तब तक ना हो, तब तक नहीं सोना है। आवर का कोई डिसाइड ही नहीं है इसके अंदर, चाहे 10 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे। अगर आपको 3 घंटे में आपने सारा कर दिया तो घूमो, बाकी 21 घंटे आप इंजॉय करो, किसी ने रोका है, समझ रहे हो। ऐसे लेके चलना है चीज़ों को। फिर वीकली तो अपने दिमाग में रहेगा ही रहेगा, भाई ये वीकली हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम 4 वीक के बाद अगले मंथ में एंट्री करेंगे, तब हम अपना कितना सिलेबस देखना चाहते हैं कंप्लीट हुआ, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे वीकली टारगेट में। मैं 5 दिन 6 दिन कितना काम करता हूँ, फिर मैं उसका एक वीकली टारगेट देता हूँ। फ़ायदा क्या होता है उसका, देखो बताता हूँ। सपोज करो आपने आज सोचा था कि मैं परसेंटेज के 30 क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा परसेंटेज के, ठीक है, लेकिन आज आप एक शादी में चले गए और पूरा दिन आपका वहाँ पे वेस्ट हो गया, तो अब आप फंस गए, क्योंकि आपने जो टारगेट रखा था वो तो हुआ ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, फिर इसके लिए हम बनाते हैं वीकली टारगेट, कि आज हमारे 30 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, कोई बात नहीं, अगले दिन मैं 60 कर लूँगा फिर। तो हमारा जो वीक का टारगेट है, सपोज करो हमने वीक में सोच रखा है कि हमने परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे सपोज करो परसेंटेज के अंदर टोटल क्वेश्चन 500 हैं, तो हमने एक टारगेट रख लिया, भाई इस वीक के अंदर हम परसेंटेज के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। तो अगर 2 दिन भी नहीं हुआ ना, तो बाकी 4 दिनों में कर लो उनको, 3 दिनों में कर लो उनको, लेकिन करना तो विद इन वीक ही पड़ेगा। बस कोशिश करनी है कि हम उस वीक के अंदर उस चैप्टर को कंप्लीट कर दें और उस टारगेट को कंप्लीट कर लें। फिर वीक के बाद आता है मंथ। कोई भी वीक ऐसा जाता है आपका, वीक में कोई भी दिन ऐसा चला गया कि वो भी ख़राब हो गया आपका, सपोज करो, तो उसके बाद आपको कौन बचाएगा, उसके बाद आपको बताएगा मंथली टारगेट, जो आपने अपनी नोटबुक में मंथली टारगेट बना रखा होगा ना उस चीज़ का, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो वीक के साथ। किसी वीक में कम हुआ, किसी वीक में ज़्यादा हुआ, तो आप उस हिसाब से अपने आप को मंथली टारगेट दे के उन चीज़ों को आगे कर सकते हो। इन चीज़ों के बारे में मैं एक दिन स्पेशल डिस्कस करूँगा आपके साथ, और मैं आपको दूंगा भी, मैं आपको ग्रुप डी का वीकली टारगेट और मंथली टारगेट दूंगा भी, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, और यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी बाकायदा आएगी। वो कैसे करना है कैसे नहीं करना उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आपकी 2 तारीख के बाद आएगी, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 2 तारीख के बाद वो वीडियो आएगी आपके सामने।
तब आप उसमें से देख सकते हो। ये वीडियो आपकी 1 अगस्त के आसपास आपके पास पब्लिश हो जाएगी। ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, लेकिन पब्लिश ये 1 तारीख के आसपास हो पाएगी, क्योंकि हमारे ऑफिस के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे इंस्पेक्शन चली हुई है और उसमें मेरा वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी आपकी 2 अगस्त के बाद, और जो ये वीडियो है जब आप देख रहे होंगे तो ये आप 1 अगस्त के सुबह या फिर शाम ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मिड नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम है। कब आपका एग्ज़ाम है? मिड नवंबर के आसपास। तो अगर हम मिड नवंबर के आसपास के एग्ज़ाम की बात करें ना, तो हमारे पास आज भी मोटा मोटा 126 दिन पड़े हैं। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत ही काफ़ी दिन है, आपने तो 90 दिनों का टारगेट दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी 90 दिन ना पढ़ाई नहीं होती सारे दिन कंप्लीट। अगर आपके पास 120 दिन है तो आपके पास 30 दिनों की विंडो आ गई। अगर आपने 90 दिनों के अंदर सारा खेल अपना कंप्लीट कर लिया तो 30 दिन तो आपको और एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए मिल गए ना। और इसके दौरान भी आपका टाइम वेस्ट होगा, 90 दिनों में भी आप बहुत हर दिन नहीं पढ़ पाओगे, तो ये ही सारा बढ़ के 120 दिन बन जाता है। देखो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सरकार मिड नवंबर में एग्ज़ाम करवाने जा रही है, चाहे कोई मर्जी आपको कुछ मर्जी बोलता रहे, मिड नवंबर में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने के 90% चांसेस हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर इसके आगे जाएगा तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिवीजन का टाइम मिलेगा। इससे पहले होगा वो पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी बचती है नवंबर की। नवंबर के मिड में आप तैयारी कीजिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी को रखिए, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। क्या क्या करना है ये लिखा हुआ है, सब आपको पता भी है। और फोकस रहे, कंसिस्टेंट रहें, गिव अप मत दें और अपने आप को प्राउड फील कराएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने आप को प्राउड फील कराएं, ठीक है। अब बहुत ही थैंक यू, आपका आभार। आपने बहुत दिनों बाद मेरे को सुना, मेरी वीडियो को देखा, और आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, इसके अंदर आपके अंदर बहुत काफ़ी अच्छे लेवल का पेशेंस है और आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा वो मैं 2 तारीख के बाद मैं 3 तारीख के आसपास वो पब्लिश करूँगा। उसके अंदर मैं आपको दूंगा ग्रुप डी का वीकली और मंथली टारगेट, और उन टारगेट के साथ अटैच होंगी उनके यूट्यूब लिंक, बुक रिसोर्सेज। वो कंप्लीट एक पूरा सेटअप होगा, ना उसमें किसी बुक का प्रमोशन, ना उसमें किसी अपनी बुक का प्रमोशन, ना उसमें किसी और का लिंक। बिल्कुल प्योर चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और उस टेलीग्राम के अंदर आपको मिलेगा ग्रुप डी का वीकली और मंथली टारगेट। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल को इन फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। अब की बार आपका जो सपना है हरियाणा गवर्नमेंट में एक नौकरी लेने का, वो आपका साकार करने में ये चैनल बहुत हेल्प कर सकता है। धन्यवाद।